दोस्तों नमस्कार। राजनीति का धंधा या धंधे की राजनीति, इन दोनों में कोई सगा होता नहीं है। और जब राजनीति की नैया डामाडोल होने लगे तो फिर धंधे को बचाना जरूरी हो जाता है। और यही सब कुछ इस दौर में मध्य प्रदेश के भीतर हो रहा है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश के भीतर में बल्कि इस देश के भीतर भी लग रहा है कि इस दौर में बीजेपी की सत्ता डामाडोल हो जाएगी, हो रही है। तो फिर धंधा और राजनीति दोनों अगर एक दूसरे से जहां जहां जुड़े हैं और जिसे जिसे लगता है कि स्थितियां आने वाले वक्त में पलट जाएंगी तो वह भी पलटने को तैयार है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह जो धंधा और राजनीति का तालमेल है उसमें अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं? यह कोई आसान बात नहीं है कि चुनाव के वक्त ही वह मुद्दे क्यों उभर कर आते हैं जो सीधे तौर पर बतलाएं कितनी बड़ी तादाद में स्कैम चल रहा था, कितनी बड़ी तादाद में घपले घोटाले हो रहे थे, कितना पैसा करप्शन का कहां पर लगा हुआ था, कहां पर छिपा हुआ था, किस किस विभाग में कितने पैसे के जरिए किस किस अधिकारी ने और किन किन नेताओं ने और किन किन मंत्रियों ने कितने रुपए बना लिए। यह सब कुछ चुनाव के वक्त अगर आने लगे तो मतलब बहुत साफ है कि सत्ता की जमीन हिली हुई है। और शायद यही वजह है देश के कृषि मंत्री के बेटे उनके खिलाफ जो ऑडियो टेप नहीं बल्कि वीडियो टेप और उसमें जिक्र करोड़ों रुपए का हो रहा है और उसके बाद जो शख्स बात कर रहा है वह भी सामने आकर बताने लगे कि पूरा मामला 10,000 करोड़ का है और विपक्ष उसको हाथों हाथ ले ले। और उसके बाद यह सवाल बड़ा होने लगे, जब यह धंधा बरसों बरस से चल रहा था तो फिर नजर किसी की क्यों नहीं पड़ी? इस देश की जांच एजेंसियां उस दिशा में देखती क्यों नहीं थी? अगर उस वक्त नहीं देख रही थी तो इस वक्त किसने इन सब चीजों को सामने लाकर रख दिया? तो सवाल 3 है। पहला सवाल, क्या वाकई सत्ता की जमीन हिल चुकी है और सत्ता से लगे हुए वो लोग जो समझने लगे हैं कि अब अगर डूब गए तो सब कुछ डूब जाएगा, तो ऐसे में वह उनके खिलाफ खड़े हो गए जो कल तक अपने थे, लेकिन राजनीतिक सत्ता डगमगाएगी तो धंधा बचा रहे, उस दिशा में उन्होंने कदम उठा लिया। तो फिर वीडियो टेप भी सामने आ गया। क्या यह सही है? दूसरा सवाल, इस दौर में जो धंधे की राजनीति कर रहे थे और राजनीति का धंधा, दोनों के बीच का तालमेल डगमगा गया। क्योंकि राजनीति किसी की भी रहे, धंधा उसकी जरूरत होती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि धंधा करने वाले बदल गए, राजनीति करने वाले नहीं बदले, और उन्हीं के बीच जो लकीरें खिंच गई उसी का असर है कि एक के बाद एक सब कुछ सामने आने लगा। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति भी होती है। डर इस बात का होता है कि अगर सत्ता पलट गई तो उसके बाद कहीं जेल में ना पहुंच जाएं, और अगर सबका सब कुछ सामने आ गया तो कितनी बड़ी तादाद में अलग अलग विभागों से लगे हुए अधिकारी हों, धंधेबाज हों, पॉलिटिशियंस हों, नेता हों, मंत्री हों, अगर सबके खिलाफ कार्रवाई होने लगेगी तब क्या होगा? और इतना ही नहीं, जो मामले लोकायुक्त के पास हैं, जो मामले अदालतों में चल रहे हैं, जिन मामलों के तहत घूसखोर और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई या वो मामले सामने इससे पहले आ गए, अगर वो जेल ना जा पाए तो अब उनका धर्म क्या ये कहता है कि जो भी करप्ट है सब कुछ मौजूदा वक्त में उस राजनीतिक दल को सौंप दो जो सत्ता में आ सकती है? इस खेल के भीतर आइए घुस चलते हैं, क्योंकि यह सवाल लगातार बड़ा हो रहा था कि सीएजी ने भी दिल्ली को लेकर रिपोर्ट क्यों दे दी, 9 मंत्रालयों को लेकर रिपोर्ट क्यों दे दी, यह क्यों बता दिया कि सड़क की कीमत 10 गुना ज्यादा कीमत के हिसाब से लिया गया पैसा, उसमें घपला घोटाला किसने किया, हेल्थ मिनिस्ट्री के भीतर घपला घोटाला किसने किया? इस देश के भीतर में अलग अलग मंत्रालयों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट का सामने आना पहली बार इस देश में सत्ता की धड़कनों को दिल्ली में बढ़ाने लगा, यह कहकर कि शायद आपको लेकर कोई सवाल नौकरशाही के भीतर खड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा पहली बार मध्य प्रदेश से निकल कर आया है। मध्य प्रदेश के भीतर जो पूरी फहरिस्त है करप्शन को लेकर
और जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो बकायदा सरकारी फाइलों में दर्ज है, अगर उन पन्नों को पलटना शुरू कर दें और यह सवाल खड़ा कर दें, वाकई अगर राजनीतिक सत्ता पलटी और सत्ता पलटने ही सबकी फाइल खुलने लगेगी तो क्या होगा, यह चौंकाने वाला सच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में दिल्ली की सत्ता का हर एजेंसी पर कब्जा है और यह कहा जाता है वो कार्रवाई नहीं करती और शायद इसीलिए कहा गया कि कनाडा से फोन आया था और जिसने फोन किया उसने भी कहा मैं कनाडा से बोल रहा हूं और उसने एक अलग सोशल मीडिया पर अपना पूरा का पूरा 6 मिनट का भाषण डाल दिया और वो बात कर रहे थे। अगर उस वीडियो क्लिप को फेक ना माना जाए, फेक कोई दूसरा नहीं, जो बात कर रहा है उसी शख्स ने माना, उनकी पार्टी ने माना यानी बीजेपी ने माना और देवेंद्र सिंह तोमर ने माना जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, जो देश के कृषि मंत्री हैं, जिनको भेजा गया कि जनाब आप जाइए, चुनाव लड़िए, आपका कद बड़ा शानदार है, आप तो कृषि मंत्री हैं तो किसानों को भी साथ लेकर चल सकते हैं और उस इलाके में आपकी पैठ और पहुंच है तो क्यों नहीं उस इलाके में अपने अनुकूल सियासत को कीजिए, ग्वालियर मुरैना इस संभाग को संभालिए, यहां पर बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। यह अलग मसला है, इस इलाके से ही बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को खरीदा गया था 2020 में। जितने करोड़ों रुपए दिए गए उसके बाद अब अगला सवाल यह भी आ रहा है कि उनकी फाइल भी खुल जाएगी, जो उधर ही रह गए, कुछ तो उधर से इधर आ गए और वो समझ गए कि ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे तो क्या। एक सवाल यह भी है, आने वाले वक्त में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी फाइल जो इस दौर में दिल्ली के पास है, तो 2024 के बाद क्या कांग्रेस को लगता है कि वो इस मुद्दे को उठाएगी सत्ता में आने के बाद और सिंधिया परिवार की भी फाइल खोल देगी, जिस फाइल को खोलने का डर दिखाया गया बीजेपी के जरिए। इस फाइल को हम बाद में खोलते हैं। पहली बड़ी फाइल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश के भीतर ऐसा क्या सब कुछ हो रहा है जिसको लेकर यह सवाल बड़ा हो गया कि इस दौर में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर पहले राउंड में 6 तारीख को 100 करोड़, उसके बाद 12 तारीख को 500 करोड़, उसके बाद अब यानी 14 तारीख को 10,000 करोड़ इसका जिक्र हो रहा है। उससे पहले एक जिक्र महाकाल लोक में यानी उज्जैन के भीतर जो लगातार वहां की स्थिति थी उसमें लगभग 50% कट का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने 18 वर्ष में 250 स्कैम का जिक्र क्यों किया। हम थोड़ी देर के लिए इस पॉलिटिकल पार्टीज की फाइल को बंद कर देते हैं और एक हिसाब से चलते हैं कि आखिर किस किस फाइल को लेकर कौन कौन नेता का नाम लेना शायद ठीक ना होगा। डिपार्टमेंट के जरिए आप नेता को चुनते चले जाइएगा और अधिकारियों को चुनते चले जाइएगा क्योंकि 1 दर्जन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई फाइल लोकायुक्त के पास, अदालतों के भीतर और सरकार की मेज पर रखी हुई है मध्य प्रदेश के भीतर में। अब सवाल यह है कि उन फाइल को क्या वाकई सत्ता बदलेगी तो कमलनाथ सरकार उन फाइलों को खोल पाएगी या उस पर बैठ जाएगी, क्योंकि राजनीति में कोई सगा होता तो नहीं है, लेकिन राजनीति अपने तौर पर जो कर रहे होते हैं वो सभी एक सरीखे हो जाते हैं या सभी सगे हो जाते हैं, यह एक दूर की गोटी है। लेकिन बहरहाल खनन मामला जो खास तौर से नर्मदा नदी का किनारा है और उसके दायरे में आने वाले 6 जिले, चंबल नदी का बहना और उसके दायरे में आने वाले 3 जिले, इन 9 जिलों में खनन के जरिए जो घपले घोटाले की फाइल है वो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। क्या उस पर कोई उंगली रखेगा? और यह मामला अलग अलग तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के पास गया, पैसा भोपाल तक पहुंचता रहा तो यह मामला लोकायुक्त तक भी गया, लेकिन खनन माफियाओं के आगे किसी की चलती नहीं है। चलती है तो उस सत्ता की जो खुद को माफिया के तौर पर देखने लग जाए। लेकिन यह राजनीति है और राजनीति को धंधा मानना और धंधे की राजनीति को तब्दील कर देना, इन दोनों को मिलाइएगा तो उसके बाद दिग्विजय सिंह को याद कीजिए। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहा जाता है कि सड़क, पानी, बिजली, इन 3 जगहों का बंटाधार उनके दौर में हुआ और इसीलिए दिग्विजय सिंह का नाम सुन के ही उनके दौर की सड़क, बिजली, पानी हर किसी को याद आने लगती है। लेकिन मौजूदा वक्त का सच उलट गया। इन तीनों क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई,
लेकिन इन तीनों डिपार्टमेंट के भीतर, विभागों के भीतर, मंत्रालयों के भीतर जो घपले घोटाले हुए वो कमाल के हैं। इनकी फाइल भी लोकायुक्त के पास है, इनसे जुड़े अधिकारियों की भी फाइल लोकायुक्त के पास पड़ी है। सवाल यह है, इस फाइल को खोलेगा कौन? वो सड़क से जुड़ा हुआ मसला हो, वो बिजली से जुड़ा हुआ मसला हो, या पानी से जुड़ा हुआ मसला हो, इन तमाम जगहों पर, इस तमाम परिस्थितियों के साथ छोटे छोटी जगहों पर चले जाइए जिन फाइलों का हम जिक्र कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट, अधिकारी, मंत्री सब जोड़ते जाइए। चुनाव का वक्त है, नाम लेना उचित ना होगा, लेकिन फिर भी जोड़ते चले जाइए। मंडी समिति, इससे जुड़े हुए करोड़ों का कारोबार कैसे चलता था, पूरी फाइल तैयार है। जो भर्तियां हो रही थी, व्यापम तो दूर की बात है, इस दौर में नए तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम ऐसा बनाया गया जिसमें व्यापम कम से कम मध्य प्रदेश में दोबारा ना हो। लेकिन व्यापम तक पहुंचे ही क्यों नहीं उसको सिस्टमेटिक तरीके से इतने डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए और उसमें एक जलसे की तरह सब कोई सम्मिलित लगने लगे। ऐसी परिस्थिति नहीं बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। एक अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट तैयार की। उसने बताया कि अब इस तरीके से जब भर्ती होती है तो उससे पहले किस तरीके से किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें, और इन्वॉल्व करने के बाद उसमें भर्ती की प्रक्रिया में वह खुद ब खुद चीजें चलती हैं। उसमें 50% कट का जरूरत का जिक्र नहीं होना चाहिए। यह एक सिस्टमेटिक है, सबको पता है कि उस पद पर रहेंगे तो उतना पैसा आ जाएगा। उसके बाद आइए सोचिए, दुकान का लाइसेंस लेना हो या रिटेल क्षेत्र में कोई लाइसेंस लेना हो, वहां पर गड़बड़ी निकल के आने लगी। जो गांव में गोदाम थे, यूं आप जान लीजिए मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां पे राजनीतिक सत्ता ने एफसीआई के गोडाउन को दरकिनार किया और अडानी के गोडाउन के साथ राज्य स्तर पर एक सहमति बनाई, और सारा का सारा अनाज इस दौर में अडानी के गोडाउन में, वेयरहाउस में रखा जाने लगा। एफसीआई के गोडाउन की भागीदारी मध्य प्रदेश में खत्म होते होते खत्म ही हो गई। तो यह एक नई परिस्थिति थी। और उसके बाद ये लाइसेंस बांटने की जो प्रक्रिया थी, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसका सवाल था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास सबको तो मिलेगा नहीं, यह अलग मसला है। प्रधानमंत्री ने एक वक्त जिक्र कर दिया था 2022 तक हर किसी के पास घर होगा। 2022 बीत गया, अब 2023 में है। तो इसका मतलब है घर बन रहे हैं लेकिन सबको नहीं मिल रहे हैं। तो जब सबको नहीं मिल रहे हैं तो उन सब में से बहुतों को घर चाहिए, तो घर यूं ही मिल जाएगा आपको क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नाम पर है? ऐसा तो संभव होता नहीं है। तो ऐसा संभव हुआ नहीं, तो क्या वो उस इलाके के आरएसएस की पर्ची के जरिए जाएगा? क्या उस इलाके में जो पंचायत स्तर पर होगा उसकी पर्ची काम करेगी? वहां पर जो सत्ताधारी राजनीतिक दल का बंदा होगा उसकी पर्ची काम करेगी? किसकी पर्ची काम करेगी? और पर्ची क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट लिख देगा? उसकी एवज में उसे कुछ नहीं चाहिए? जी नहीं, यह भी रिपोर्ट है, इसका भी जिक्र है। उसके बाद सवाल था कि जो मनरेगा के भीतर काम मिलता है, जो राशन दुकान से राशन मिलता है, सीमेंट की फैक्ट्रियां कई हैं मध्य प्रदेश के भीतर में, वहां पे जो रिटेल सीमेंट की दुकानें हैं, जो अलग अलग फैक्ट्री से सटी हुई दुकानें हैं। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के इलाकों में जहां पर चाय की दुकान भी लगानी हो वहां पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। यह एक नई परिस्थिति नहीं बल्कि गवर्नेंस और राज्य को चलाने का और सत्ता के साथ सबको जोड़ने का एक मूल मंत्र है, जिसमें सब जुड़ते चले जाइए, सबकी भागीदारी रहेगी और सभी पैसा दे रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें कोई बीच में नया पुर्जा जोड़ना नहीं है। जो चला आ रहा है चलता रहेगा। किराना और मॉल, इनको भी दायरे में लाया गया। यहां तक कि जो मध्य प्रदेश के भीतर खास तौर से जो करोड़ों की कमाई है, करोड़ों में उससे पहले लाखों में लगा दीजिए, ट्रिलियन में आ जाइए, ये कमाई दरअसल पान मसाला के जरिए है। जिले दर जिले कौन सा पान मसाला कैसे बिकेगा, किस पान मसाला को लेकर किस जिले में किसकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि यह पूरी परिस्थिति जिस रूप में चलती है वह सबसे बड़ी पॉलिटिकल मनी के तौर पर है। कुछ लोग इसको गुटखा कहते हैं, कुछ पान मसाला कहते हैं, और इनको चलाने वाले बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पैसे के साथ बड़ी सादगी का जीवन जीते हैं। और सादगी के जीवन में सबसे मैक्सिमम पैसे की आवाजाही इसी के जरिए होती है। और इसकी कीमत की अगर एक अनुमान जो
हमने मध्य प्रदेश के लोग जो इस इलाके में काम करते हैं पान मसाले को लेकर, उनसे जो पूछा कि ये पॉलिटिकल मनी कितनी ट्रैवल करती है, बोले ट्रैवल तो सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं लाखों करोड़, लेकिन ऐसे मत सोचिए, इसको ऐसे सोचिए कि जब जब इलेक्शन का दौर होता है उस समय हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमें देना ही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा बिजनेस जिस मॉडल में चलता है वो पूरा मॉडल बिजनेस मॉडल ऐसा है जो पॉलिटिकल बिजनेस मॉडल से जुड़ जाता है और उसमें भागीदारी नीचे से ऊपर तक गवर्नेंस के तौर पर, प्रशासन के तौर पर, पुलिस के तौर पर होती है। फाइल इसकी भी तैयार है, लेकिन सवाल है ये पूरा पैसा फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। इनको दे रहे थे तो उनको देने लगेंगे, यही ऑप्शन है, अभी तक तो यही ऑप्शन रहा है। लेकिन जब एक ईमानदारी का जिक्र हो रहा है और एक भ्रष्ट सरकार का जिक्र हो रहा है तो क्या ईमानदार अपने आप को भ्रष्ट होने से बचा लेगा, यह भी एक सवाल है। इन सवालों के बीच जब चलना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में अलग अलग कोऑपरेटिव्स का जिक्र हो, उन कोऑपरेटिव्स के भीतर का संकट हो, पुलिस तक मामला पहुंचा, एक आध की मान लीजिए गिरफ्तारी भी हो गई, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में घपला घोटाला हुआ, मामला लोकायुक्त तक पहुंचा, पुलिस सक्रिय हुई, गिरफ्तारी हुई, जेल तक नहीं जा पाए। ट्राइबल वेलफेयर से जुड़ा हुआ जो सीधी के भीतर असिस्टेंट कमिश्नर जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थे उनको भी पकड़ा गया। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, लगभग 2500 के लगभग घूसखोर मध्य प्रदेश में पकड़े गए, लेकिन जेल कोई नहीं गया। इसके भीतर जीएसटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी हों, चाहे वो एक जबलपुर के व्यक्ति का नाम तो आप जानते होंगे जिनको पकड़ा गया था, लेकिन बड़ी तादाद में अधिकारी, यहां तक कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी इसमें संलग्न अगर हो। अब यहां पर सवाल है, जब हम एक के बाद एक आपको बताते चले जा रहे हैं और लगभग 684 मामले अदालतों में चल रहे हैं, एक साल के भीतर 289 अधिकारी कर्मचारी ट्रैप में आए, जेल कोई नहीं गया, तो एक आंकड़ा और बताते हैं, जब सत्ता परिवर्तित होती है तो करप्शन आने लगता है सामने अपने आप को बचाने के लिए, सरकार के खुद को करीब करने के लिए। तो कमलनाथ के दौर में तकरीबन 773 मामले करप्शन के आए थे, वो 1-1.5 साल ही रहे, उसके बाद चले गए। वो 773 मामले 1-1.5 साल के भीतर आते हैं, उसके बाद वो पूरे मामले घट जाते हैं। पहले 2020 में 151 मामले, 2021 में 250 मामले, 2022 में 210 मामले, 2023 में 126 मामले। ये क्या बतलाते हैं? सत्ता अपने अनुकूल पूरे सिस्टम को करते चली जाती है और इन सब के बीच सवाल यह है कि यह टेप कहां से आ गया, सवाल यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहां से आ रहे हैं। जाहिर है जो सत्ता में है वही दे रहा होगा, जाहिर है वो जो सत्ता में होगा वह उसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, जाहिर है उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करप्शन किया होगा और उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन चीजों को सामने ला रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया अब जो है जमीन हिल चुकी है, सत्ता जा रही है। तो उसके लिए अलग अलग तर्क अपने अपने तरीके से हर कोई गढ़ने को तैयार है। लेकिन फिर बात वही, जब पार्टी के भीतर बगावत होती है तो वह सिर्फ सीटों को लेकर नहीं होती है। हालांकि मध्य प्रदेश के भीतर लगभग 38 सीटें ऐसी हैं जो बगावत के साथ है, उसमें इंदौर, उसमें सीधी, उसमें सिंगरौली, उसमें बुरहानपुर, उसमें झबुआ, उसमें अलीराजपुर, उसमें निवाड़ी, उसमें भिंड, उसमें मुरैना, उसमें श्योपुर, उसमें रीवा मऊजगंज, उसमें सतना महर, ये सभी सीटें जो हैं बगावत के साथ खड़ी हुई हैं। लेकिन एक बगावत तो पॉलिटिकल तौर पर हुई, जहां राजनीति हो रही है, हमको आपने टिकट नहीं दिया, हम जीत सकते थे, हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बगावत जो है वो ज्यादा खतरनाक है। वो दरअसल राजनीति को धंधा मानने वाले और धंधे के साथ राजनीति करने वालों की पूरी एक हुकूमत चलती है। इस हुकूमत को टिकट चाहिए या नहीं चाहिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, इस हुकूमत को पैसा बनाते हुए हमेशा रहना है और इसीलिए वो पूरी फेरिस्त है। अब सवाल यह है कि इस देश के भीतर की जांच एजेंसियां हों या फिर ईमानदारी का राग अलापते हुए प्रधानमंत्री के अलग अलग भाषणों को सुन लीजिए, क्यों नहीं कार्रवाई हुई एक केंद्रीय मंत्री के बेटे को अगर अब 10,000 करोड़ तक के मामले से जोड़ा जा रहा है, अगर वो करप्ट नहीं है तो जिन्होंने जोड़ा है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो क्या करप्शन की लकीर चलती रहेगी? क्योंकि एक करप्शन तो गृह मंत्रालय के भीतर भी है। गृह राज्य मंत्री के तौर पर याद कीजिए उनके बेटे ने जीप चढ़ा दी थी किसानों पर
और उसके बाद जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, उन्होंने जो कहा, जिस रूप में कहा, वो सारी चीजें धीरे धीरे धुल गई, मंत्री बने रह गए। तो सवाल है कि अगर कार्रवाई होगी तब ना इतिहास याद रखेगा कि यह करप्ट था। अगर कार्रवाई ही नहीं होगी तो आने वाले वक्त में, जब उसके बाद के वक्त में जब चुनाव लड़ा जाएगा और रैली की जाएगी, तो क्या कहा जाएगा? मोदी सरकार के भीतर भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर करप्ट नहीं था, किसी पर भी कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा। चार्ज लगता तो हम हटा देते, लगा ही नहीं, वो तो राजनीतिक तिकड़मे और राजनीतिक भाषणबाजी में लगा, और चुनाव के वक्त लगा, उससे क्या मायने रखते हैं। तो शायद इसीलिए पहली बार सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर राजनीतिक सत्ता पलट रही है, तो सत्ता पलटने के बाद जब फाइलें खुलेंगी, तो जो पूरे डिपार्टमेंट्स के नाम हम आपको गिना रहे थे, उसमें जुड़े हुए अधिकारी मंत्री क्या जेल में होंगे, या उनसे कोई राजनीतिक सौदेबाजी हो जाएगी? क्या कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि हर फाइल जो भी सरकार में आएगा उसके सामने फिर टेबल पर होगी। जो भी सीएम होगा, कोई भी पार्टी का सीएम होगा, उसके बाद फिर वो फाइल सामने होगी। उस धंधे की राजनीति की परिस्थिति में दोबारा से पैसा बनने का चक्रव्यूह शुरू हो जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो राजनीति सिर्फ खांटी राजनीति कर रहे हैं, वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इस राजनीति को धंधे में किसने तब्दील किया, और अपने धंधे को राजनीति से जोड़कर बड़ी राजनीति का दायरा और उसकी बड़ी लकीर किसने खींच दी। इन दोनों के बीच चलिए, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित इस देश के गवर्नेंस की जरूरत है। और इसीलिए सवाल यह है कि इस देश में नौकरशाह संस्थानों को संभाले हुए जो प्रीमियर जांच एजेंसी है, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। घूसखोर को पकड़ेंगे, जेल तक नहीं जाने देंगे, तो यह पॉलिटिकल हस्तक्षेप है। आप इस दौर में पॉलिटिशियन को पकड़ेंगे लेकिन जेल तक नहीं जाने देंगे, यह भी राजनीतिक दखलंदाजी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में सवाल यह नहीं कि जिन 30-31 सीटों का हम जिक्र राजनीतिक बगावती के तौर पर कर रहे हैं, उसके भीतर अगर राजनीति को अब देखिएगा तो संयोग से नरेंद्र सिंह तोमर के दायरे में आने वाला चंबल और ग्वालियर संभाग, चंबल में 13 सीटें हैं, चंबल डिवीजन के भीतर बीजेपी सिर्फ 2 जीत पाई। ग्वालियर डिवीजन के भीतर 21 सीट है, पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 5 जीत पाई। और जिस सीट से खड़े हुए हैं खुद नरेंद्र सिंह तोमर, देश के कृषि मंत्री, वह मुरैना की दामनी सीट है, और वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट को 2018 में वोट मिले थे 69,597। बीजेपी के कैंडिडेट थे शिव मंगल सिंह तोमर, उनको वोट मिले थे 51,120। यानी उस दौर में लगभग 18,000 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। लेकिन इस इलाके के जो बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट थे, उससे ज्यादा महत्व कांग्रेस के उस कैंडिडेट का बीजेपी के लिए हो गया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब शिफ्ट हुए तो जो तमाम जगहों से विधायक उनके साथ चलकर बीजेपी में आए, उसमें यह भी सीट थी। और कितना पैसा दिया गया, अगर उस समय की बोली लगाइएगा तो मिनिमम उस समय 25 करोड़ था, और मैक्सिमम उस दौर में 75 करोड़ तक चल रहा था। 25 से 75 करोड़ के बीच में हर की बोली लगाई जा रही थी। बहुत दिन तो नहीं बीते हैं, इस दौर में तो सरकार खुद बरसों बरस के पुराने किस्से और पुरानी फाइल खोल रही है। तो क्या ये सब फाइल नहीं खुलेगी? फाइल खुलनी चाहिए। किसको कितना पैसा कहां से दिया गया, उसका लेखा जोखा होना चाहिए, स्टेट लेवल पर होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार उसमें दखल देती है तो राजनीतिक तौर पर एक वाइट पेपर लाना चाहिए। तो क्या सबकी फाइल खुलेगी? क्योंकि दामनी सीट ही नहीं, मुरैना की सीट, सुमावली की सीट, दिमानी सीट, अंबा सीट, महगांव सीट, गोहास सीट, ग्वालियर सीट, ग्वालियर ईस्ट सीट, डाबरा सीट, मांदेर सीट, करेरा सीट, पोदारी सीट, बामोटी सीट, अशोकनगर सीट, चंदेरी सीट, सुर्खी सीट, इन तमाम जगहों पर तो विधायकों की खरीद फरोख्त खुलकर हुई थी। बचा क्या? बचा कुछ नहीं। इस राजनीति का आखिरी मंत्र जरा समझ लीजिए। आखिरी मंत्र यह है कि जब अडानीज को लेकर देश भर में सवाल है, तो केंद्र सरकार अडानी ग्रीन के एडवाइजर जनार्दन चौधरी को पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का सदस्य बना देती है,
ये पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का काम है कि इस देश के भीतर जो भी योजना चल रही है, जो पावर सेक्टर से जुड़ी है, खास तौर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और रिवर वैली प्रोजेक्ट, इस पर उनको सहमति देनी होती है। और वह प्रोजेक्ट अडानीज के पास भी हैं। और जानकारी निकल कर आई कि 27 सितंबर को नियुक्ति होती है, 17-18 अक्टूबर को महाराष्ट्र के सतारा में 1,500 मेगावाट के तराली पंपिंग स्टोरेज परियोजना पर विचार किया जाता है, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। यानी जिनकी कंपनी, उन्हीं का व्यक्ति फैसला लेने वाला। तो सरकार जब इस हद तक आ जाए तो सवाल राजनीति का धंधा और धंधे की राजनीति का नहीं होता है। यह इस देश के भीतर सिर्फ धंधा है। और सवाल इसी का है कि इस लोकतंत्र के भीतर जनता को किस लाइन पर चलना है, क्या गारंटी उन्हें सरकार से चाहिए। जिनको वो वोट देते हैं, जिनको चुनते हैं, उनसे गारंटी लिखा कर लीजिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये नहीं कि राहत रियायत बता दें कि 100 दिनों के भीतर नहीं करेंगे। जो पूरी फाइल इस दौर में पड़ी है सीएम के दफ्तर के भीतर या लोकायुक्त के पास या अदालतों में है, कार्रवाई उस पर होगी। ये गारंटी तो लीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।